स्वागत है। आज हमारे सामने भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों की एक सूची है, सब कुछ एक ही पन्ने पर। हाँ, और ये लिस्ट काफी दिलचस्प है। इसमें 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस की लड़ाई तक का जिक्र है। सब कुछ एक जगह। बिल्कुल, ये सिर्फ तारीखों और नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से भारत की कहानी का ढांचा है जिसे लड़ाइयों ने घड़ा है। तो आज हमारा मकसद है इस घनी जानकारी से भरे पन्ने को खोलना, उन महत्वपूर्ण मोड़ों को पहचानना और ये देखना कि भारत के अतीत के बारे में ये क्या कहानी कहता है। ये सूची वाकई कमाल की है क्योंकि यह हमें एक नज़र में दिखाती है कि कैसे युद्धों ने इस उपमहाद्वीप के नक्शे को बार बार बनाया और बिगाड़ा है। हाँ। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन जीता या कौन हारा, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन लड़ाइयों के दूरगामी परिणाम क्या हुए और कैसे एक लड़ाई ने दूसरे के लिए जमीन तैयार की। अच्छा। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलेंगे, खास तौर पर भूगोल और तकनीक को लेकर। बिल्कुल। सूची की शुरुआत सबसे हाल की युद्धों से होती है, यानी आजाद भारत के दौर से। हाँ। इसमें 1999 का कारगिल युद्ध, 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध और 1962 का भारत-चीन सीमा युद्ध शामिल है। 1971 की युद्ध के आगे तो साफ लिखा है बांग्लादेश का निर्माण, जो कि एक बहुत बड़ा नतीजा है। लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध के आगे कोई खास परिणाम नहीं लिखा, पर भारतीय मानस पर इसका असर शायद सबसे गहरा था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। 1962 की हार सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक झटका था। अच्छा। इसने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर से विश्वास को हिला दिया। ये एक तरह का वेकअप कॉल था। हाँ, ये तो सुना है। इसी युद्ध के बाद भारत ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में युद्ध की तैयारी पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया। तो इसका असर आज तक है? आज तक हमारी विदेश और रक्षा नीति में दिखता है। ये वो युद्ध था जिसने भारत को सामरिक रूप से ज्यादा यथार्थवादी बनाया। और 1971 का युद्ध तो ठीक इसके उलट था। वो एक निर्णायक सैन्य और राजनीतिक जीत थी। हाँ, 1971 का युद्ध खास तौर पर महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया, बल्कि दक्षिण एशिया का भूगोल ही बदल दिया। एक नया देश बन गया। एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये दिखाता है कि कैसे आज़ादी के बस 24 साल बाद भारत इस क्षेत्र में एक ऐसी बड़ी शक्ति बन चुका था जो नक्शे बदलने की क्षमता रखता था। और 1965 का? वही 1965 का युद्ध एक तरह का गतिरोध था, जिसका अंत ताशकंद समझौते से हुआ। ये सभी युद्ध दिखाते हैं कि कैसे एक नए राष्ट्र को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। तो आज़ाद भारत को अपनी सीमाएं तय करने के लिए लड़ना पड़ा, लेकिन जिन अंग्रेजों से ये आज़ादी मिली, उन्होंने खुद इस पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कैसे किया? जाहिर है, युद्धों के जरिए ही। चलिए अब उस दौर की लड़ाइयों पर नजर डालते हैं। और ये दौर तो लड़ाइयों से भरा पड़ा है, क्योंकि अंग्रेजों का सामना किसी एक केंद्रीय शक्ति से नहीं, बल्कि कई ताकतवर क्षेत्रीय राज्यों से था। हाँ। सूची में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन उससे पहले लगभग 100 साल तक अंग्रेज लगातार लड़ते रहे। हाँ, इस सूची में आंग्ल मैसूर युद्धों और आंग्ल मराठा युद्धों की एक लंबी लिस्ट है। बहुत लंबी। मैसूर के साथ 4 युद्ध और मराठाओं के साथ 3 बड़े युद्ध। ऐसा लगता है कि ये कोई आसान जीत नहीं थी। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम आज भी लिया जाता है। वो कोई साधारण शासक नहीं थे, वे सैन्य तकनीक में अपने समय से बहुत आगे थे, खासकर टीपू सुल्तान। अच्छा। टीपू के मैसूरियन रॉकेट तो इतने असरदार थे कि अंग्रेज भी उनसे डरते थे। अरे वाह। ये एक दिलचस्प तथ्य है कि जब अंग्रेजों ने इन रॉकेटों पर कब्जा किया तो उन्हें इंग्लैंड भेजा गया और उन्हीं की तकनीक को समझकर विलियम कॉन्ग्रीव ने अपने कॉन्ग्रीव रॉकेट बनाए। सच में? हाँ, जिनका इस्तेमाल बाद में नेपोलियन के खिलाफ भी हुआ। ये एक तरह का 18वीं सदी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था जो युद्ध के मैदान से हुआ। ये तो कमाल की बात है, यानी भारतीय तकनीक यूरोप पहुंची। अच्छा, एक मिनट, इस सूची में कुछ अजीब है। क्या? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 2 अलग-अलग तारीखों 1803, 5 और 1817-19 के साथ 2 बार क्यों लिखा है? क्या ये कोई गलती है या इसके पीछे कोई और कहानी है? नहीं, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि मराठा शक्ति को तोड़ना कितना मुश्किल था। मराठा साम्राज्य कोई एक राजा का राज नहीं था। ये सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ जैसे शक्तिशाली सरदारों का एक संघ था, जिसका मुखिया
पेशवा होता था। एक कॉन्फेडरेशन जैसा? हाँ, बिल्कुल। तो जो पहला युद्ध 1803-05 था, वो इस संघ की सम्मिलित शक्ति को तोड़ने के लिए था। अंग्रेजों ने उन्हें हराया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। अच्छा, जो दूसरा दौर यहाँ लिखा है वो असल में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817-19 था, जिसमें उन्होंने सीधे पेशवा, जो उस समय तक मराठा साम्राज्य के असल शासक यानी प्रधानमंत्री की तरह बन चुके थे, उनकी सत्ता पर हमला किया और मराठा संघ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लोग अक्सर फूट डालो और राज करो की बात करते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान था? मतलब क्या भारतीय रियासतें इतनी नासमझ थी कि वे इस जाल में आसानी से फंस जाती थी, या अंग्रेजों की सैन्य और आर्थिक ताकत ही इतनी ज्यादा थी कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था? एक बहुत अच्छा सवाल है। ये मतलब दोनों का मिश्रण था। अच्छा। भारतीय शासकों में आपसी प्रतिद्वंदिता तो थी ही, जिसका अंग्रेजों ने बखूबी फायदा उठाया। वे एक शासक का साथ देकर दूसरे को कमजोर करते थे। हाँ, ये तो है। लेकिन इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संगठित सेना, उनकी अनुशासित ट्रेनिंग और सबसे बढ़कर उनके पास मौजूद अकूत दौलत, जो उन्हें बंगाल जैसे अमीर सूबों से मिलती थी, एक बहुत बड़ा फैक्टर था। पैसा। हाँ, उनकी आर्थिक ताकत उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता देती थी, जो अक्सर भारतीय शासकों के लिए मुश्किल हो जाता था। और इस ताकत की नींव रखी उन दो युद्धों ने जिनका जिक्र सूची में है, 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। बिल्कुल। सूची के नीचे एक सवाल जवाब भी है कि भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है, और जवाब है प्लासी। बिल्कुल। लेकिन प्लासी का युद्ध सैन्य रणनीति से ज्यादा एक राजनीतिक साजिश थी। साजिश? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। युद्ध के मैदान में नवाब की ज्यादातर सेना लड़ी ही नहीं, लेकिन इस जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की सत्ता और खजाना सौंप दिया, जो उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था। यह एक व्यापारिक कंपनी के शासक बनने का पहला कदम था। ये सोचना ही कितना अजीब है कि भारत पर 200 साल के राज की शुरुआत एक ऐसी लड़ाई से हुई जो असल में ठीक से लड़ी ही नहीं गई, बल्कि एक सौदा थी। हाँ, मिली जुली सेना को हराया था। तो ये एक असली लड़ाई थी। यह एक असली सैन्य जीत थी, जिसने कंपनी के शासन को कानूनी और सैन्य वैधता दोनों दे दी। इसी सूची में कर्नाटक युद्धों का भी जिक्र है, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। अच्छा, हाँ। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ एक उपनिवेश नहीं था, बल्कि वैश्विक शक्तियों के लिए एक अखाड़ा भी था। अब हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जिसके बारे में हमने सबसे ज्यादा कहानियां सुनी हैं, मुगल, मराठा, महाराणा प्रताप। हाँ, ये सूची तो जैसे उस दौर के गेम ऑफ थ्रोन्स का एक एपिसोड गाइड है। हल्दी घाटी से लेकर तालीकोटा तक हर लड़ाई एक पूरी सल्तनत के भविष्य का फैसला कर रही थी। बिल्कुल सही कहा। ये दौर केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने और मजबूत क्षेत्रीय ताकतों के उठने की कहानी है। एक तरफ शिवाजी महाराज का उदय है, जो औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल बादशाह को चुनौती दे रहे हैं। सूरत की लूट और पुरंदर की संधि जैसी घटनाएं दक्कन में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की कहानी कहती हैं। और दूसरी तरफ हल्दी घाटी। दूसरी तरफ हल्दी घाटी 1576 का युद्ध है, जो अकबर के साम्राज्य विस्तार के खिलाफ महाराणा प्रताप के प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। इस लिस्ट में एक युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध 1565, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच। हाँ, उत्तर भारत के युद्धों की तुलना में इसके बारे में कम बात होती है, पर इसका क्या महत्व था? तालीकोटा का युद्ध दक्षिण भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ था। दुखद। विजयनगर साम्राज्य उस समय न सिर्फ दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर और सांस्कृतिक रूप से उन्नत साम्राज्यों में से एक था। अच्छा। इस युद्ध में बहमनी सल्तनत से निकली दक्कन की 4 सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर को हराया। इसके बाद जो हुआ वो भयानक था। क्या हुआ? राजधानी हम्पी को कई महीनों तक लूटा और जलाया गया। इस एक युद्ध ने दक्षिण भारत के सबसे गौरवशाली साम्राज्य का लगभग अंत कर दिया और उस क्षेत्र की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। अब उन युद्धों पर आते हैं जिन्होंने भारत में सल्तनत और मुगल शासन की नींव रखी। सूची में बाबर के युद्ध साफ तौर पर दिए गए हैं। पानीपत का पहला युद्ध 1526 और घाघरा का युद्ध 1529। और यहाँ हम एक पैटर्न देखते हैं, बाहरी ताकतों का आक्रमण और फिर भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना। हाँ, ये तो है। पानीपत के पहले युद्ध का जिक्र आते ही तोपों की बात होती है, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या?
पानीपत में बाबर की जीत सिर्फ तोपों की वजह से नहीं थी, बल्कि तोपों के साथ उसकी तुलुगमा रणनीति के मेल की वजह से थी। तो लुगमा रणनीति वो क्या है? सोचिए, एक तरफ से तोपें आग उगल रही हैं, जिससे दुश्मन की सेना के हाथी और घुड़सवार बिदक कर भगदड़ मचा रहे हैं, और उसी मौके पर घुड़सवार सेना के 2 दल किनारों से घूमकर पीछे से हमला कर देते हैं। अरे वाह! ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और सामरिक झटका था जिसके लिए इब्राहिम लोधी की पारंपरिक और बहुत बड़ी सेना तैयार ही नहीं थी। इसने भारत में युद्ध का व्याकरण ही बदल दिया। और इसी पानीपत के मैदान पर लगभग 30 साल बाद अकबर ने हेमू को हराकर मुगल सत्ता को दोबारा स्थापित किया। ऐसा लगता है कि दिल्ली पर कब्जे का रास्ता पानीपत से होकर ही जाता था। बिल्कुल, लेकिन मुगलों की ये स्थापना भी आसान नहीं थी। बाबर के बाद हुमायूं को शेरशाह सूरी ने चौसा 1539 और कन्नौज 1540 की लड़ाइयों में हराकर भारत से बाहर कर दिया था। अच्छा, हाँ। ये दिखाता है कि मुगलों की शुरुआती पकड़ कितनी कमजोर थी और उन्हें अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। और पीछे चलें तो तराइन के 2 युद्धों का जिक्र है, 1191 और 1192। हाँ एक ही जगह, एक ही दुश्मन, जी। लेकिन 1 साल के अंदर नतीजा पूरी तरह पलट गया। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरे में मोहम्मद गौरी। और तराइन का दूसरा युद्ध उत्तर भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, शायद पानीपत से भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा? हाँ, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना का रास्ता खुल गया, जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि इसने आने वाली कई सदियों के लिए इस क्षेत्र की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दिशा तय कर दी। यहीं से सत्ता का केंद्र राजपूतों के हाथ से निकलकर तुर्क अफगान शासकों के पास चला गया। और ये सूची हमें समय में सबसे पीछे ले जाती है। 326 ईसा पूर्व हाइडेस्पीस का युद्ध। हाँ, हाइडेस्पीस। यानी सिकंदर महान और राजा पोरिस के बीच झेलम नदी के तट पर हुआ युद्ध। ये इस पूरी लिस्ट का सबसे पुराना युद्ध है। इस युद्ध का प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा है। क्या महत्व? ये पश्चिम के एक विशाल साम्राज्य और भारतीय उपमहाद्वीप के एक शक्तिशाली राज्य के बीच पहला बड़ा और सीधा टकराव था। अच्छा। भले ही सिकंदर की सेना बेहतर रणनीति के कारण जीती, लेकिन पोरस की सेना के कड़े प्रतिरोध ने, खासकर युद्ध में हाथियों के भयानक इस्तेमाल ने, सिकंदर के सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। तो वो डर गए थे? हाँ, उनकी सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ये एक तरह से 2 अलग-अलग सभ्यताओं, 2 अलग-अलग युद्ध शैलियों का आमना सामना था, जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को भी भारत की सीमाओं से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये एक पन्ना भारतीय इतिहास का एक तूफानी दौरा है। बिल्कुल। ये साम्राज्यों के बनने, बिखरने, भारी आक्रमणों और अंदरूनी संघर्षों के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र को दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे सत्ता कभी भी किसी के लिए भी स्थायी नहीं रही। बिल्कुल। ये सूची ये भी रेखांकित करती है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्र कितने महत्वपूर्ण थे। जैसे उत्तर भारत के मैदानी इलाके, जहां पानीपत, तराइन और करनाल जैसी इतनी निर्णायक लड़ाइयां हुईं। ये मैदान दिल्ली का प्रवेश द्वार थे। हाँ। जिसने भी इन मैदानों को नियंत्रित किया, उसने गंगा के उपजाऊ मैदान और पूरे उपमहाद्वीप पर शासन करने का रास्ता खोल लिया। ये भूगोल का इतिहास पर सीधा और क्रूर प्रभाव है। ये सूची हमें युद्धों, तारीखों और विजेताओं के बारे में बताती है। हर पंक्ति एक कहानी है, एक साम्राज्य का उदय, किसी का पतन, किसी संधि का होना। लेकिन एक विचार जो आखिर में सोचने के लिए रह जाता है, वो ये है कि इन लगातार हो रहे युद्धों का आम लोगों के जीवन, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। जब सेनाएं खेतों से गुजरती थीं, जब शहर लूटे जाते थे, जब शासन बदलते थे, तो एक आम किसान, कारीगर या व्यापारी की जिंदगी कैसे बदलती होगी। ये वो कहानी है जो लड़ाइयों की सूची में नहीं बताई जाती। शायद इतिहास को पूरी तरह समझने के लिए इस अनकहे पहलू पर गौर करना भी उतना ही जरूरी है।